वेलकम टू द वीकली एनालिसिस वीडियो। अब से हम हर हफ्ते एक एनालिसिस वीडियो ड्रॉप करेंगे वेयर विल एनालाइज द मार्केट्स इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे कि हमारा व्यू निफ्टी को लेकर क्या है, बाकी के मार्केट क्लास एसेट क्लास के बारे में क्या है, मार्केट कैप्स के बारे में क्या व्यू है। कुछ स्टॉक्स अगर इंटरेस्टिंग दिखते हैं जो ब्रेकआउट के पास में हो या पुल बैक के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस तरीके के वीडियोस में कुछ टाइम पहले रिकॉर्ड किया करता था, बट अब से हम रेगुलरली इसको पोस्ट करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फ्रेमवर्क। क्योंकि ये पहला वीडियो है तो थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, जहाँ पे मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके दे दूंगा कि किस तरीके का एनालिसिस हम हर हफ्ते करने वाले हैं। देन विल ओनली बिल्ट ऑन द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। अगर आपके कोई इनपुट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कोई अगर एक सेगमेंट हमें ऐड करना है इस वीडियो में तो भी आप सजेस्ट करिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके फीडबैक ये वीडियो सीरीज को और अच्छा बनाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। तो मैं मेरी स्क्रीन की तरफ ले जाता हूँ। तो ये हमारी पहली स्क्रीन है वेयर वी एनालाइज ऑल द मार्केट, ऑल द एसेट क्लासेस। जब हम मार्केट में हमारे फंड्स डिप्लॉय कर रहे होते हैं तो हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखनी होती है कि अभी के टाइम में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिल रही है। इक्विटी में मिल रही है क्या हमें, गोल्ड में, कमोडिटीज में वहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या बॉन्ड्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बिकॉज एट द एंड अगर आप खुद भी एज अ ट्रेडर हैं या खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर फंड मैनेजर फॉर योर ओन फंड्स। एज अ फंड मैनेजर आर ड्यूटी इज टू आइडेंटिफाई द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। तो इसके लिए ये पहली स्क्रीन चेक की जाती है कि जहाँ पे हमें मनी फ्लो को देखना है और मनी फ्लो के साथ हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है और ये कंक्लूड करना है कि क्या ये एक अच्छा टाइम है इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए या नहीं। अगर अच्छा टाइम है तो फिर हम और डीप डाइव करेंगे कि कौन से मार्केट कैप अच्छे हैं, कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं, और उसके बाद स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो एज अ फंड मैनेजर आपको इस तरीके की थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। नाउ वी आर रजिस्टर्ड विद सेबी एज रिसर्च एनालिस्ट, तो हम एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को फॉलो करते हैं और उसके थ्रू एक स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं और उस तरीके से हम रिकमेंड करते हैं। बट नाउ फॉर कमिंग बैक टू दिस वीडियो, तो हमारे पास ये पहली स्क्रीन है कि जहाँ पे हम सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। और ये सारे चार्ट्स अगर आप पॉइंट एंड फिगर नहीं जानते हैं तो शायद थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा, बट ये समझते हैं कि जब प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में है मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, और जब वो लाल कॉलम में है मतलब प्राइस नीचे आ रहा है। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही है कि बुलिश कॉलम एंड बेरिश कॉलम्स क्या होते हैं। अगर हम अभी निफ्टी को देखेंगे और इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा चार्ट। सो एज ऑफ नाउ निफ्टी इज ट्रेडिंग अबाउ द मूविंग एवरेज, तो इसका ट्रेंड जो है वो बुलिश है। बट अभी कॉलम ऑफ ओ में है, इसका मतलब सेटअप जो है वो न्यूट्रल है, कोई पैटर्न नहीं बना, बट ट्रेंड बुलिश है। सो व्हेन द सेटअप इज न्यूट्रल मतलब अभी यहाँ पे जो ऑन गोइंग ट्रेंड है उसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। यहाँ पे जो पैटर्न बना है वो बेयर ट्रैप पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम सेल है, देन अ डबल टॉप बाय एंड अवेटिंग अ फॉलो थ्रू। सो बेयर ट्रैप का फॉलो थ्रू अवेटेड है एंड प्राइस इज नाउ अबाउ द मूविंग एवरेज। तो ये कुछ सेट ऑफ डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एसेट क्लास। अब नेक्स्ट एसेट क्लास की जब हम बात करते हैं तो हम एसेट क्लास का चार्ट नहीं देखते हुए हम उसको निफ्टी के साथ कंपेयर करते हैं, हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं। क्योंकि आइडिया क्या है कि क्या हमें इक्विटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, वो सवाल है। तो जब बॉटम लाइन क्लियर है हमारी कि क्या इक्विटी में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, तो हमें इक्विटी के साथ उसे हमेशा कंपेयर करना पड़ेगा। इसलिए अब अगला चार्ट अगर हम देखें तो गोल्ड वर्सेस निफ्टी 50 का है। एंड इस पॉइंट में देखेंगे तो गोल्ड इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी 50, सो इट इज नॉट अ गुड टाइम टू पार्टिसिपेट इन गोल्ड। अगर हम निफ्टी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो अगर गोल्ड में और पार्टिसिपेट करना है तो हम हमें गोल्ड के चार्ट को फिर से एनालाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या हो रहा है, उसका ट्रेंड क्या है एंड सो ऑन। बट हम जब रिलेटिव स्ट्रेंथ को देख रहे हैं तो ये चीज बहुत क्लियर है कि इस टाइम पे अगर गोल्ड और निफ्टी दो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है तो निफ्टी को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर हम यूएसडी आईएनआर बाय निफ्टी 50 में जा रहे हैं तो प्राइसेस अगेन बिलो द मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे भी ट्रेंड जो है वो बेरिश है यूएसडी आईएनआर बाय निफ्टी 50 का। मतलब इतना करेंसी में भी इतना कुछ काम नहीं हो रहा है, मतलब इक्विटी अभी भी विन कर रहे हैं। अब हम निफ्टी जीएस कंपोजिट बाय निफ्टी 50 इधर आ जाते हैं तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। प्राइस इज स्टिल अबव द मूविंग एवरेज, सो द ट्रेंड इज बुलिश। बाकी के दो एसेट क्लास में प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आ गए तो ट्रेंड जो है वो बेरिश कन्वर्ट हो गया। बट निफ्टी जीएस कंपोजिट का ट्रेंड बेरिश कन्वर्ट नहीं हुआ है। बट अगर हम लास्ट पैटर्न देखें तो इट इज एन हाईपोल पैटर्न। हाईपोल आपको पता होगा कि डबल टॉप बाय 5 बॉक्सेस इन फेवर ऑफ डबल टॉप बाय एंड रिवर्सिंग बाय 50% इज अ हाईपोल पैटर्न। हाईपोल पैटर्न क्या बताता है? सप्लाई। अब इस चार्ट में सप्लाई है
और वो सप्लाई का फॉलो थ्रू अवेटेड है, बट ये अबव द मूविंग एवरेज है, तो कॉम्प्लेक्स पैटर्न थोड़ा सा बन गया। लास्ट पैटर्न, अगर हम ये एक्स का कॉलम अगर हटा दें तो हमें क्या पैटर्न मिल रहा है? हाइपोल पैटर्न, विच इज अ बेरिश पैटर्न, विच इज अ सप्लाई पैटर्न, बट अबव मूविंग एवरेज। तो ये जो सेटअप बना देता है ये न्यूट्रल बनाता है। बेरिश पैटर्न, अबव मूविंग एवरेज, सेटअप टू बी न्यूट्रल। विद दैट अभी कॉलम ऑफ एक्स में है, अगर वापस से कॉलम ऑफ ओ में आ जाता है तो फॉलो थ्रू आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, हम निफ्टी जीएस कंपोजिट को निफ्टी 50 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब निफ्टी में थोड़ा सा और अप मूव एंड यू हैव अ डबल बॉटम सेल ऑन दिस चार्ट। तो ये भी थोड़ा सा निफ्टी के डायरेक्शन में फेवर कर रहा है। तो मेरा एक थंब रूल है कि अगर हमें इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करना है तो ये जो 3 चार्ट्स हैं, निफ्टी जीएस कंपोजिट, यूएसडी आईएनआर एंड गोल्ड बाय निफ्टी 50, इन तीनों में से कम 2 अभी अंडर परफॉर्म करने चाहिए निफ्टी 50 के सामने, मतलब मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने चाहिए। अगर वैसा है तो इक्विटी मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो अभी इस केस में सही बात है। यूएसडी आईएनआर बिलो मूविंग एवरेज, गोल्ड बिलो मूविंग एवरेज, तो हमारा इक्विटी रिलेटेड जो व्यू है ना वो क्लियर हो गया कि इक्विटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब अगली बात आती है कि कौन से मार्केट कैप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब दो व्यूज हैं, या आप मार्केट कैप को पहले आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसके कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करें, या आप सेक्टर को आइडेंटिफाई करें और सेक्टर के बाद उनके स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें, तो एक बहुत ब्रॉड अप्रोच हो जाता है। मेरा एक थोड़ा सा थंब रूल है, मैं अपने एक इसमें फॉलो करता हूँ कि सबसे पहले मैं मार्केट कैप को आइडेंटिफाई करता हूँ, और वो मार्केट कैप में और थोड़ा सा डीप डाइव जाके कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, उनका एक मैं इंटरसेक्शन निकालता हूँ। सो आई वांट स्टॉक्स फ्रॉम आउट परफॉर्मिंग मार्केट कैप एंड फ्रॉम आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। जब इसका इंटरसेक्शन सेट होता है, उसमें जो स्टॉक्स आते हैं उनमें थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ये एक बॉटम लाइन है। थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ क्योंकि पहला वीडियो है इस सीरीज़ का, तो थोड़ा थॉट प्रोसेस आएगा, तो अगले जो वीकली सेशंस बनेंगे वो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं कि अगले चार्ट में जब हम जाते हैं तो ये सारे मार्केट कैप है। अब इसको कैंडलस्टिक चार्ट्स पे आप देखिए, मैंने इसमें 3 मूविंग एवरेजेस प्लॉट की हुई हैं, 50 पीरियड, 150 पीरियड एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज। लॉजिक बहुत सिंपल है कि 50 पीरियड मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड और मोमेंटम दोनों की इंफॉर्मेशन देता है। मतलब अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो मेरे लिए उस इंस्ट्रूमेंट का ट्रेंड भी बुलिश है और उसमें मोमेंटम भी है। अगर वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब ट्रेंड जो है वो स्ट्रक्चरल ट्रेंड बुलिश है उस इंस्ट्रूमेंट का, चाहे मोमेंटम हो या नहीं हो नहीं पता हमें। बट 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो इसका मतलब मोमेंटम भी है उसमें। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्वालिफाई हो जाती हैं। अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं तो बहुत अच्छा सिनेरियो बन जाता है कि वो बास्केट अभी अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो क्योंकि अब मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो इसकी भी थोड़े थॉट्स, थोड़े रूल्स जो हैं मैं इधर से पिक करता हूँ। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, निफ्टी 50 इज नाउ ट्रेडिंग अबव 50 डे मूविंग एवरेज विच इज पॉजिटिव। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो बुलिश है और उसमें थोड़ा मोमेंटम गेन हो रहा है, बट 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है। इसका मतलब स्ट्रक्चरल ट्रेंड जो है वो अभी भी वीकनेस की तरफ है। ये कंक्लूड हो गया। मतलब थोड़ी सी फाइट होने वाली है, और ये बहुत टाइम से निफ्टी में 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में हमने काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया है, और कोशिश है कि 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करें। जब भी वो क्रॉस हो जाएगा तो इसका मतलब स्ट्रक्चरल ट्रेंड बुलिश की तरफ आ जाएगी, मतलब मार्केट में एक बुल मार्केट की तरफ हम जा सकते हैं। बट अभी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे तो स्ट्रक्चरल ट्रेंड जो है या स्ट्रक्चरल वीकनेस है मार्केट में, बट शॉर्ट टर्म मोमेंटम तो है बुलिश की तरफ क्योंकि प्राइस इज अबव 50 डे मूविंग एवरेज। मैंने इसको हिस्टोरिकली भी काफी बार ऑब्जर्व किया हुआ है, जब भी प्राइस 50 और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में होता है तो कंसोलिडेट करता है। अब हम अगले चार्ट की तरफ चलते हैं, अगले मार्केट कैप की तरफ। अब अगला मार्केट कैप है विच इज मिड कैप 150। मिड कैप 150 के अगर हम चार्ट को ऑब्जर्व करें तो स्ट्रक्चरल ट्रेंड जो है ये काफी टाइम पे कंसोलिडेट कर रहा था। स्ट्रक्चरल ट्रेंड क्या है? मतलब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है तो है, बिल्कुल है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी प्राइस है, बिल्कुल है। मतलब मोमेंटम भी है, ट्रेंड भी बुलिश है। विद दैट आरएसआई इज आल्सो क्रॉसिंग अबव 60। तो एक मोमेंटम फेज में हम जा रहे हैं कि 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, आरएसआई भी अबव 60 है, मतलब यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। और मिड कैप 150 में मोमेंटम होना थोड़ा एडवांटेजेस होता है क्योंकि वी एज ट्रेडर्स लव टू ट्रेड एफएनओ स्टॉक्स। मेजॉरिटी एफएनओ स्टॉक्स मिड कैप 150 के हैं, तो वहां पे हमें एक बहुत स्वीट स्पॉट मिल जाता है। अगर आप
वो सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो जिसका ट्रेंड भी बुलिश है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी है, वो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। अब मैं मिड कैप 150 का थोड़ा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। अगर ये देखें तो द मार्केट कैप वाज कंसोलिडेटिंग फ्रॉम 18th ऑफ सितंबर 2024। मतलब प्राइस में एक डाउन मूव आया, फिर वापस से एक हाई बनाया एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी रिसेंटली फ्रॉम 12th ऑफ मई, फ्रॉम 8th ऑफ मई ऑनवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट के पास में हल्के से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। स्मॉल बुलिश कैंडल्स, बट वी माइट सी अ स्मॉलर पुल बैक एंड अ ब्रेकआउट, राइट? क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर में एक बहुत लंबे टाइम से प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और उसमें ब्रेकआउट की एक थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी या कुछ तो वहां पे दिख रहा है। सो मिड कैप में मुझे जो दिखाना है वो ये है कि 2024 का जो कंसोलिडेशन, जब से एक डाउन मूव आया फिर ऊपर जा रहे हैं, वो जो ब्रेकआउट है उसके नज़दीक में है हम। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने अगस्त 2024 में एक वीडियो बनाया था कि वी आर लाइकली टू गो टुवर्ड्स अ बेयर मार्केट, और उसके बाद ही मार्केट में वो करेक्शन आया था, और वो बहुत ऑब्जेक्टिव वीडियो था। ये नहीं था कि मैं देखो कितना अच्छे से प्रेडिक्ट किया है, वो वैसा नहीं था, बट इट हैड लॉट ऑफ पॉइंटर्स। तो अगर आपने ये वीडियो, वो वाला वीडियो अगर देखा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने देखा था और क्या आपको उससे मदद हुई। बहुत एक फ्रेमवर्क था कि हम 7 पॉइंटर्स देख रहे थे, वो 7 पॉइंटर्स अगर फुलफिल हो रहे हैं तो इस तरीके का मार्केट हो सकता है। तो मैं 2024 अगस्त में ही समझ में आ रहा था कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स बेयर मार्केट, तब मैंने वो वीडियो बनाया था। अब आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाते हैं कि नाउ वी आर अवेटिंग अ ब्रेकआउट इन मिड कैप 150, जो 2024 का ब्रेकआउट था हम उसके नज़दीक जा रहे हैं। वापस से आ जाते हैं हमारे मार्केट कैप के इस पे। इफ़ वी कम टू स्मॉल कैप 250, यहाँ पे आ जाते हैं, तो क्रॉसओवर भी आ गए हैं, 50 इज अबव 200 डे मूविंग एवरेज एंड सो ऑन। तो ये भी एक बहुत अच्छे से ट्रेंड में, बहुत क्लियर ट्रेंड में है। अगेन गिविंग अ कंसोलिडेशन। अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे ना तो इसका ये जो कंसोलिडेशन है, दिस इज एट, कंसोलिडेशन मैं बोल रहा हूँ, बट 2024 का जो हाई लगा था, दैट हाई वाज एट 18,723। उसी के वहाँ पे अब नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्मॉलर जो कंसोलिडेशंस, बीच में ये जो कंसोलिडेशंस आ रहे थे, वो भी एक एक करके वो मार्केट कैप जो है वो ब्रेकआउट देते जा रहे हैं। सो स्मॉल कैप 250 इज ऑल्सो इन मोमेंटम, एंड वेयर एज RSI इज ऑल्सो अबव 60। तो स्ट्रेंथ, ट्रेंड, मोमेंटम सब इसमें इंक्लाइन हो रहा है। स्मॉल कैप के अगर आप स्टॉक्स देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर आप TNT1 मेंबर हैं तो हम वीकली एनालिसिस में तो इसमें और डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो वहाँ पे हमने मिड कैप और स्मॉल कैप की जो मूवमेंट थी कि यहाँ पे भी मूव बन सकती है, वो हमने बहुत पहले आइडेंटिफाई कर ली थी। तो अगर आप TNT1 मेंबर नहीं है तो ज़रूर से जुड़िए, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस करते हैं, अ डिटेल्ड एनालिसिस, अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग, एंड यू विल बी एबल टू गेट बेस्ट आउट ऑफ योर लर्निंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। कि हमने एक तो स्मॉल कैप 250, ये मार्केट कैप देख लिया। हम आगे जाते हैं माइक्रो कैप 250 में। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप एक जैसा मूव कर रहे हैं अभी। 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। क्रॉस ओवर सारे अलाइंड है इन द बुलिश डायरेक्शन। सो 50 इज ट्रेडिंग अबव 150 एंड 150 इज ट्रेडिंग अबव 200, तो वो एक अलाइनमेंट हो गया। तो ये सवाल आ सकता है कि ये ब्लू लाइन कौन सी, ये 150 डे मूविंग एवरेज है। तो 50 डे में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी है, स्ट्रक्चरल ट्रेंड भी है, तो ये भी क्लियर है। मतलब अगर हमें पार्टिसिपेट करना है तो हमें फ्रंटलाइन स्टॉक्स में शायद इतनी अपॉर्चुनिटी ना मिले। मतलब निफ्टी 50 को अगर हम साइड में रखें और बाकी के मार्केट कैप को देखें, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और मिड कैप 150, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अगर आपने देखा होगा तो मैंने पिछले हफ्ते ट्विटर पे काफ़ी सारे चार्ट्स पोस्ट किए थे, काफ़ी सारे पोस्ट किए, बट उसमें से चार्ट्स हैं जो आपको इंटरेस्टिंगली देखने चाहिए क्योंकि वो स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट के हैं। एक है एजिस लॉजिस्टिक्स, पिछले हफ्ते ही पोस्ट किया, 22% ऊपर चला गया। अब ये कहीं पे भी ना ट्रेड रिकमेंडेशन है, ना ही आपको इस पे कोई एक्शन लेना है, बट आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि चार्ट्स परफॉर्म कैसे होते हैं। और मैं जब ट्विटर पे पोस्ट कर रहा हूँ तो मैं काफ़ी डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैं कौन सा पैटर्न देख रहा हूँ, क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ में देख रहा हूँ, सो दैट यू आर एबल टू लर्न दैट कॉन्सेप्ट। सो यही एक इंटेंट है। तो अगर आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। मैं इसके साथ एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ कि दिस वन स्ट्रैटेजी ऑफ माइन विच इज सिंगल कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ये एक सिंगल कैंडल में ब्रेकआउट जब भी आता है वहां पे हम पार्टिसिपेट करते हैं। दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इसमें कि हम बॉलिंजर बैंड्स देखते हैं और
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखते हैं। ये स्ट्रैटेजी को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में मेरे कोर्स हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट एंड पुल बैक में रिकॉर्ड किया है, विच इज़ पार्ट ऑफ TNT 1। अब ये स्ट्रैटेजी में सिंपल है कि जब भी एक ब्रेकआउट सिंगल कैंडल जब ब्रेकआउट देती है वहां पे हम पार्टिसिपेट करते हैं। ये मोमेंटम मूव भी दिखाती है। तो ये मैंने निफ्टी 750 का एक यूनिवर्स लिया हुआ है और उसमें 8% स्टॉक्स अभी क्वालिफाई हो रही हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये मेरे लिए एक ऐसा ब्रेड्थ इंडिकेटर भी है, कस्टमाइज्ड ब्रेड्थ इंडिकेटर है। मैं ट्रेडिशनल ब्रेड्थ इंडिकेटर तो यूज करता ही हूँ, खुद के स्ट्रैटेजी के भी इंडिकेटर्स यूज करता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे बताती है कि मार्केट में अभी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और निफ्टी 750 का यूनिवर्स है, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और हमारे बाकी के चार्ट्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि पूरा ट्रेंड बुलिश है, मोमेंटम है और सब कुछ है। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग इनसाइट। इसके ऊपर हम फ्यूचर में कभी बात करेंगे कि सिंगल कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या है। बट अगर आप सीखना चाहते हैं ना, तो आप हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट एंड पुल बैक का कोर्स एक्सेस करिए, वहां पे ये इन्फॉर्मेशन है। देयर आर टू एनालिसिस दैट आई वांटेड टू शो। एक है कि हम ब्रेथ एनालिसिस की तरफ चलते हैं, तो मैं यहाँ से स्कैन कर लेता हूँ आपके सामने। आई विल गो टू माय फेवरेट स्कैनर, और ये फेवरेट स्कैनर में मैंने मार्क करके रखा है। तो ये ब्रेथ का चार्ट ओपन करते हैं और जनरली आपको पता होगा कि मैं ब्रेथ चेक करता हूँ निफ्टी 200 का। आइडिया ये कि जो सबसे बड़ी 200 कंपनीज हैं उनको देखें। 50 का बास्केट थोड़ा बहुत छोटा हो जाता है कि जहाँ पे बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाती है। बट एक ब्रॉड टाइम फ्रेम में, मतलब एक साल का लगाने का सिंपल रीजन होता है, इट इज नॉट अबाउट ब्रेथ ऑफ 1 ईयर। ठीक है, इट इज जस्ट द चार्ट रिप्रेजेंटेशन। एट द एंड ब्रेथ तो एज ऑन डेट कैलकुलेट होती है। तो जो भी चार्ट बनेगा, ऐसा नहीं कि एक साल का टाइम फ्रेम है तो अलग डेटा आएगा और आपको अलग डेटा आएगा। सिर्फ नीचे क्या चार्ट पोस्ट होगा, बस उसका ही डिफरेंस होता है। अगर एक साल का मैंने ऐड किया है तो इसकी स्टार्टिंग डेट दे दी है 19 मार्च 2025। तो 19 मार्च 2025 से डेटा लेना शुरू करेगा और प्लॉट करना शुरू करेगा। मैं एक साल का डेटा इसलिए देखता हूँ क्योंकि कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, ट्रेंड पता चल जाता है। इसलिए मैं थोड़ा लंबा डेटा देखता हूँ, बट डिफॉल्ट वुड बी 3 मंथ्स, वो मैं एक साल चेंज कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, अभी द ब्रेथ इज एट 77.5 एंड द क्रॉस ओवर इज बुलिश। ट्रेंड भी बुलिश है कि अगर निफ्टी 200 में देखेंगे तो वहीं पे ये मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट कैप्स, अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें निफ्टी 200 में, एंड इफ आई जूम आउट देयर इज अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर इन अ बुलिश ट्रेंड। तो लाइकली चांस है ये ब्रेकआउट परफॉर्म कर सकता है, राइट। बट ओवरऑल जब तक बुलिश क्रॉस एक्टिव है, हमारा व्यू थोड़ा बुलिश डायरेक्शन में होना चाहिए। जब बेरिश क्रॉस ओवर आ जाएगा, देन वी माइट बी स्लाइटली कॉन्शियस ऑफ द लॉन्ग ट्रेड्स। बट एज ऑफ नाउ अभी भी लॉन्ग साइड पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मैं दो स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहता हूँ विच आर पार्ट ऑफ माई वॉच लिस्ट, नॉट अ ट्रेड रिकमेंडेशन, जस्ट अ वे ऑफ एनालाइजिंग द चार्ट्स, राइट। सो यू आर लर्निंग द प्रोसेस। कैम्प्रो, अगर ये एनालिसिस अगर हम यहाँ पे देखेंगे, द स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50। तो ये एक रेशियो चार्ट लगाया हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, वेयर 30 इज ट्रेडिंग अबाउ 60 पीरियड मूविंग एवरेज। तो 30-60 का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, रेशियो लाइन को प्लॉट किया है और क्रॉस ओवर बुलिश है। तो ये स्टॉक जो है आउट परफॉर्म कर रहा है हमारे लिए। आउट परफॉर्मेंस में मैं और थोड़ी चीजें देखता हूँ, जैसे हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन पॉइंट एंड फिगर चार्ट, रिलेटिव स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन रिंको चार्ट, और वो मैं उसको स्कैन करता हूँ मल्टी चार्ट स्कैनर से, और वहां से हम आइडेंटिफाई करते हैं। दैट्स द प्रोसेस। बट अभी ये अगर स्टॉक को ऑब्जर्व करेंगे तो ये वो तीनों को क्वालिफाई कर रहा है और इसमें है। ये एक मेरा सिस्टम है ऑफ मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसमें अगर हम देखेंगे तो लार्जली दिस इज एट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करते हैं, एक शॉर्ट आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि 1% के चार्ट में, विच इज अ स्लाइटली बिगर टाइम फ्रेम, एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो गया। तो इफ वी ऑब्जर्व दिस इज अ कंसोलिडेशन एंड अ ब्रेकआउट। ये जब ब्रेकआउट आया तब ये बुल ट्रैप में कन्वर्ट हो गया, एक डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल पैटर्न बना। प्राइस स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स द मूविंग एवरेज, और जब मूविंग एवरेज पे आया यहाँ पे एक बेयर ट्रैप पैटर्न बना, मतलब डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय। और ये बेयर ट्रैप जब पैटर्न बना, ये टेक्निकली मिनी बॉटम भी बन गया। तो जहां पे ये ब्रेकआउट आया है, उस ब्रेकआउट के लेवल पे ये मिनी बॉटम में कन्वर्ट हो गया। अब मिनी बॉटम डाउ थियोरी के हिसाब से स्विंग लो है। इट्स अ ऑब्जेक्टिव वे ऑफ मार्किंग स्विंग लो बेस्ड ऑन डाउ थियोरी। ठीक है, अब वो पॉइंट एंड फिगर पे हम प्लॉट कर रहे हैं। ये अगर मिनी बॉटम क्या है नहीं समझ में आ रहा, सिंपल है, आप यहाँ पे आ जाओ ऑटो टूल्स में। यहाँ पे मिनी टॉप मिनी बॉटम का एक टूल है, आप इधर लगा दीजिए, यहाँ पे मिनी बॉटम लिख के आ जाएगा। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ मिनी टॉप्स बन रहे थे, मतलब यहाँ पे मार्केट में सप्लाई आ रही थी। वो सप्लाई
एक डिमांड में कन्वर्ट हो गई और वो डिमांड मूविंग एवरेज के पास में थी और वहां से एक सीक्वेंशियल बहुत सिंपल ब्रेकआउट्स आने शुरुआत हो गए। तो ये स्टॉक में अभी वैसा कुछ ब्रेकआउट आया है। इट कैन गो साइडवेज, इट कैन कंसोलिडेट एंड फर्दर मूव, बट दिस सीम्स टू हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल। अब इसमें अभी पार्टिसिपेट करना है, बाद में पार्टिसिपेट करना है, ये आपको खुद का जजमेंट लेना है, खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से। कभी क्वालिफाई हो रहा है तब आपको इसको देखना है। वैसे ही अगर 0.25 में देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न है और वो ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज अ 4 कॉलम ट्राइंगल पैटर्न एंड अ ब्रेकआउट। सो बुलिश ट्राइंगल पैटर्न बना है 4 कॉलम का अबव मूविंग एवरेज, सो इट इज सजेस्टिंग दैट इट्स अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो 0.25% डेली टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है। तो ये केम्प्रो एक स्टॉक है जिसको ऑब्जर्व मैं कर रहा हूँ। इसमें अवेटिंग अ टर्टल पैटर्न भी है, टर्टल का फॉलो थ्रू आता है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मैं डेटा जो चार्ट है वो देख रहा हूँ। अब इसके बाद चलते हैं हमारे अगले चार्ट पे, डिविस लैब। डिविस लैब में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर ये देखेंगे तो 7 जुलाई 2025, पिछले एक साल से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है एंड इट इज अवेटिंग अ ब्रेकआउट। और जहां पे भी अब ये ब्रेकआउट की तरफ रेडी हो रहा है तो इस जोन में, इस पीरियड में इसके फंडामेंटल्स जो है ना वो इंप्रूव हो रहे हैं। मतलब इसका सेल्स और रेवेन्यू दोनों राइजिंग कंडीशन में है। सेल्स में इसलिए देखता हूँ क्योंकि कंपनी अगर मेन बिजनेस में पैसा कमाएगी तो इवेंचुअली प्रॉफिट होगा। तो रेवेन्यू बढ़ना, जो टॉप लाइन है वो बढ़ते जानी चाहिए, और अगर टॉप लाइन बढ़ रही है तो उसका जो बॉटम लाइन है विच इज नेट प्रॉफिट वो भी बढ़ना चाहिए। तो ये एक मैंने खुद का एक कस्टमर इंडिकेटर बनाया हुआ है, ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, आप भी लगा सकते हैं। तो इधर मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक अपने आप में रिलेटिव स्ट्रेंथ में आउट परफॉर्म कर रहा है, साथ में इसका फंडामेंटल्स भी इंप्रूव हो रहा है और इट इज अवेटिंग अ ब्रेकआउट। कब ब्रेकआउट आएगा नहीं पता। इट इज इन माय वॉच लिस्ट। सो देर आर फ्यू स्टॉक्स दैट आई हैव केप्ट इन माय वॉच लिस्ट। उसमें से मैंने 2 पिक किए और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किए जाएं कि इससे आप एक थॉट प्रोसेस समझ पाए। टेक्निकल एनालिसिस को और थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हैं, सो डू जॉइन TNT1। TNT1 एक होलिस्टिक मेंबरशिप प्रोग्राम है कि जहां पे हम हर एक कोर्स का एक्सेस देते हैं एंड द एंटायर एफर्ट इज helping you learn the first principle concept so that you can identify traits on your own. So that's it from this video कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।